हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके लिए लाए हैं स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 1 का पार्ट 3। राइट, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है आपका, और इसके आप चीज़ देखोगे ना तो आप खुद कहोगे कि हाँ बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सेंसस, सैम्पलिंग आपने देखा होगा कि क्वेश्चन ऐसे आता है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है, और थ्योरी जो है इसके बाद पूरी आपकी यूनिट 1 की कंप्लीट कर दी है मैंने। तो प्लीज़ यूनिट 1 की थ्योरी को पढ़ के ज़रूर जाना, और डिटेल में जो भी चीज़ें हैं वो अपने एंड पे खुद भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो मेन ओवरव्यू है वो मैंने आपको सारे टॉपिक्स का दिया है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, कि क्या होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। आप लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन से, कि क्या है ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। देखो, जैसे हमारा बिजनेस है, ठीक है, हमें लगा कि मतलब हमने प्रॉब्लम है ना, हमें लगा एक प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है, वो ये हो रही है कि हम जितना स्टडी कर पा रहे हैं हमें लग रहा है कि सेल्स हमारी गिर रही है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सेल्स हमारी गिर रही है। तो हमारे माइंड में ये आ रहा है यार सेल्स क्यों गिर रही है, क्या रीज़न हो सकता है। तो ओनर कह रहा है कि सेल्स इसलिए गिर रही है क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है। ठीक है, मार्केट में लोग कॉम्पिटिटर बहुत आ गए हैं, इस वजह से हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे और हमारी सेल उस वजह से गिर रही है। मैनेजर कहता है नहीं नहीं, सेल इस वजह से नहीं गिर रही है, सेल इस वजह से गिर रही है क्योंकि हमारा जो ना प्राइसिंग पैटर्न नहीं मुझे समझ में आ रहा है, हम बहुत लो चार्ज कर रहे हैं, हमें और चार्ज करना चाहिए। और मान लो मार्केटिंग मैनेजर बैठा है और वो कह रहा है कि सेल्स इसलिए गिर रही है क्योंकि हमारा एडवर्टीजमेंट बहुत वीक है, हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं और कॉम्पिटिटर उस वजह से आगे जा रहा है, तो इस वजह से हमारा जो है वो सेल्स गिर गई, हमें एडवर्टाइज करवाना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम हमने देख रहे हैं कि सेल्स गिरने की है, जो हमने आइडेंटिफाई की कि सेल्स गिर रही है, बट जो ओपिनियन आ रहे हैं लोगों की वो अलग अलग आ रहे हैं। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सेल्स किस वजह से गिर रही है। क्या सेल्स गिर रही है प्राइस की वजह से, कंपटीशन की वजह से, या फिर वो गिर रही है हमारी एडवर्टीजमेंट की वजह से, रीजन बीइंग। तो उस रीजन को जानने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपने क्या पढ़ा कि हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करना है ना। तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब कोई इन्वेस्टिगेशन करता है तो क्या करता है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। इन्वेस्टिगेशन से हम अपना दिमाग खोलते हैं कि ये हो गया तो क्यों हो गया, रीजन क्या है। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब जब आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए डेटा को कलेक्ट करोगे। अब हमें प्रॉब्लम पता है कि सेल्स गिर रही है, हमें सॉल्यूशन जानना है कि क्यों गिर रही है, क्या हम कर सकते हैं। तो उसके लिए गैस वर्क नहीं चलेगा कि अंधेरे में तीर मार रहे हो कि चलो एक बार काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा देते हैं, इस पर खर्चा बढ़ाते हैं। अरे आप पहले देखिए तो कि हो सकता है एडवर्टाइजमेंट सही हो सकता है आपका और कोई रीजन हो, है ना, उस वजह से चीज़ें जा रही, तो आप उसमें क्यों पैसा वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसलिए हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा, हमें प्रॉपर रिसर्च करनी होगी। वो कैसे होगा, वो होगा आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कहता है कि हम गेस वर्क पे नहीं, हम डेटा पे बात करेंगे कि हमारा जो नंबर्स है, फैक्ट्स है जो हमने कलेक्ट किया, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, उस बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन रिफर्स टू सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा टू स्टडी अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यहाँ हम प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे एंड ड्रॉ कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब ये पता लगाना कि ये चीज हो किस वजह से रही है। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है, एक प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस है इसका मतलब चीजें कैसे चलेंगी, सिस्टमैटिक वे में चलेंगी। सिस्टमैटिक वे मतलब आपको क्या लग रहा है, सिस्टमैटिक वे मतलब स्टेप बाय स्टेप, है ना, चीजें स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि डेटा तो कलेक्ट कर लिया, ऊबड़ खाबड़ कुछ भी आ गया। मालूम मुझे जानना था सेल्स क्यों गिर रही है, तो मैंने क्या किया, पूरे साल का सेल डेटा उठा के कलेक्ट किया। हो सकता है मैंने वीक वाइज, डे वाइज, ऐसे सब कुछ आ गया मेरे पास खट्टा होके, तो मुझे क्या पता चलेगा भाई जनवरी का क्या है टोटल। तो डेटा को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना कैटेगरी वाइज, है ना, वो करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट मतलब क्या,
जब ऑर्गेनाइज कर दिया तो मैम प्रेजेंट हो गया ना। प्रेजेंट मतलब बेटा हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफ्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, जिससे वो एक बार देख के समझ में आ जाए। जैसे अगर मुझे अपने मैनेजर को दिखानी है रिपोर्ट कि सर ये देखिए जनवरी की सेल्स फिगर ये है और टेबल शो करूँगी तो उसको टाइम लगेगा एनालाइज करने में। मैं चाहती हूँ वो 1 मिनट में समझ जाए कि पैटर्न क्या जा रहा है। तो हमने बार बना दिया, मान लो बार डायग्राम यूज कर लिया जो बता रहा है जनवरी में सेल्स, मतलब वो ऐसे ही शो कर देगा तो हमें समझ आ जाएगा कि अच्छा मार्च में सेल ऊपर है, फिर सेल ऐसे, फिर यहाँ पे सेल सबसे नीचे। तो हम देख के ही एक बार में समझ जाएंगे कि सेल किस मंथ की ज़्यादा थी और किस मंथ की सबसे नीचे चली गई या कहाँ कहाँ कॉमन है ना, वो ज़्यादा ईजी होगा। तो इस तरीके से चीज़ें हम करते हैं। एनालाइज करना, डेटा को समझना कि नंबर्स कह क्या रहे हैं, इंटरप्रेट करना, रीजन पता लगाना और देन फाइनल डिसीजन लेना कि हमें क्या करना है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है? सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ डेटा। हो सकता है आपसे पूछे कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज दिस: relevant and accurate data are collected according to the objective of study। बेटा जो भी तुम्हारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव मान लो सेल्स क्यों गिर रही है, और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आपके बिजनेस को लेके। आप जानना चाह रहे हो कि किस ब्रांच में आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, कुछ भी है, जिस पर्पस से भी कर रहे हो। तो डेटा जिसके लिए कलेक्ट कर रहे हो, जिस पर्पस के लिए कर रहे हो, उसके लिए ही करो, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए डेटा। ऐसा नहीं है कि आपको पता लगाना है सेल्स का, आप किस प्रॉफिट का और पता नहीं किस किस का भी डेटा कलेक्ट करके रखे हो, कस्टमर की प्रेफरेंस का डेटा कलेक्ट करके रख रहे हो फालतू में, वो लिंक नहीं बनाएगा कहीं पे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है कि हमने स्टैटिस्टिकल डेटा इन्वेस्टिगेशन का है कि हमें डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा एक्यूरेट हो, रेलिवेंट हो, मतलब जो भी आपका पर्पस उससे मिलता जुलता हो, और सटीक हो, कुछ भी नहीं कलेक्ट करना है, सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे ये भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। दैट इज प्राइमरी सोर्स से कर सकते हैं और सेकेंडरी सोर्स से कर सकते हैं। क्या होता है प्राइमरी सोर्स, क्या होता है सेकेंडरी सोर्स, आप पढ़ के भी आए हो, मैं एक क्विक ओवरव्यू दे रही हूँ, देन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्राइमरी सोर्स मतलब वो सोर्स जो पहली बार आ रहा है, मतलब जब आप फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करते हो खुद से, वो होता है प्राइमरी डेटा, पढ़ा होगा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स मतलब जो ऑलरेडी कलेक्टेड है डेटा, उसको वहाँ से जस्ट आप उठा लो, जैसे रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड, बुक्स, गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है, वो रिपोर्ट्स रहती है अवेलेबल। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि आपको डेटा कलेक्ट करना है। जैसे आपने कलेक्ट कर लिया मंथली सेल्स डेटा ऑफ अ कंपनी टू फाइंड आउट कि सेल्स क्यों गिर रही है। तो प्रॉब्लम का इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल tools, with the help of statistical methods. This is known as statistical investigation. Second is organization of data. अब डेटा कलेक्ट कर लिया, आ गया आपके पास डेटा, उसको प्रॉपरली टेबल में ऑर्गेनाइज करना जिससे हमें समझ में आ जाए। देख के ऐसे एकदम से फिगर्स रहेंगे हम नहीं समझ पाएंगे, बट जब वो ऑर्गेनाइज रहेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा जनवरी में इतनी सेल्स है, फरवरी की इतनी सेल्स है, मार्च की ये सेल्स है, वो हम ऑर्गेनाइज करके ही समझ पाएंगे। सो आफ्टर कलेक्शन रॉ डेटा इज अरेंज्ड एंड क्लासिफाइड इन प्रॉपर फॉर्म सो दैट बिकम मीनिंगफुल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सो कलेक्शन के बाद जो रॉ डेटा है, मतलब वो डेटा जो अरेंज नहीं है, उसको हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जैसे टेबल के फॉर्म में हमने कैटेगरी बना दी कि सेल्स, ठीक है, मंथ वाइज, और हमने मंथ वाइज सेल्स लिखा, ये जैन की है, ये फैब की है, ये हमारी मार्च की है ना, तो हम वो लिख रहे हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया कि सेल्स का अमाउंट क्या है, 20K, 30K, 50K, लाइक दिस। तो हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, ताकि वो मीनिंगफुल हो, ताकि उसको देख के समझ में तो आए भाई कुछ कि क्या कह रहा है, ठीक है, और इजी हो। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे टेबल के फॉर्म में, उसको प्रॉपर कैटेगरी वाइज क्लासिफाई करेंगे। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखो इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं हम, पाई चार्ट्स के थ्रू, बार डायग्राम के थ्रू, जिससे एक बार में देख के हमें क्विक ओवरव्यू मिल जाए। सो इन दिस स्टेप डेटा इज प्रेजेंटेड इन सिंप्लीफाइड अट्रैक्टिव फॉर्म। आप टेबल यूज कर सकते हो, आप बार डायग्राम यूज कर सकते हो, आप पाई चार्ट यूज कर सकते हो टू शो किसका कितना पोर्शन है ना, जनवरी का पोर्शन कितना है, इस तरीके से आप शो कर सकते हो। शोइंग मंथली सेल यूजिंग बाई चार्ट, मंथ वाइज आप सेल्स शो कर सकते हो।
ठीक है, जिससे क्या होगा, देख के ही पता चलेगा। अब टेबल है तो हमें गो थ्रू करनी पड़ेगी टेबल एक एक उठा के, ऐसे है तो मैं एक बार में समझ में आ जाएगा अच्छा ये कह रहा है, किस मंथ सेल ज्यादा थी किस मंथ कम है, वो एक देख के ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ डेटा, हम डेटा को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अभी हमने डेटा को सजा लिया, सजाने का मतलब नहीं है, आपको समझना है ना कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो पहले जानो तो कि प्रॉब्लम है क्या, किस वजह से हो रही है ना। तो एनालिसिस ऑफ डेटा मीन्स स्टडिंग द डेटा केयरफुली टू फाइंड आउट पैटर्न, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड। डेटा को केयरफुली आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, समझोगे कि डेटा क्या शो कर रहा है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। अच्छा, सेल हर बार हम देख रहे हैं, मान लो मैं 2-3 साल का मान लो डेटा उठा लिया, तो हम पैटर्न समझ सकते हैं, रिलेशन समझ सकते हैं कि हर बार सेल जो है वो कहीं ना कहीं अप्रैल टू मई डाउन जा रही है। हो सकता है कि गर्मी का सीजन हो रहा है, इस वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, कुछ भी हम फिर तब पता लगा सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो हम पैटर्न समझ सकते हैं केयरफुली। जैसे हमने एवरेज निकाल लिया, मान लो यही जो सेल्स डेटा है, हमने इसका एवरेज निकाल लिया कि 1 लाख की सेल, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सेल डिवाइडेड बाय टोटल मंथ। हमने निकाला कि एवरेज सेल 1 लाख आ रही है मान लो, मतलब ऑन एन एवरेज तो हम 1 लाख हमको करना ही करना है सेल। फिर क्या कमी आ रही, कहाँ ज़्यादा हो रही, कहाँ कम हो रही, फिर जैसे मैंने देखा मान लो कि ऑन एन एवरेज हमारी, मैंने मान लो ऑन एन एवरेज जो आया मेरा वो आया 1 लाख का। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि जैन में तो हम अच्छा कर रहे हैं, हम 2 लाख में हैं, मान लो मार्च में हम जो है वो 50,000 में है। तो हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये एवरेज इस मंथ क्यों नहीं फॉलो हो पाया, क्या रीज़न है। क्योंकि ऑन एन एवरेज जितना हमने एक बेंचमार्क है वो हम इधर तो लेके जा रहे हैं, किसी किसी मंथ हम ज़्यादा जा रहे हैं, तो हम समझेंगे एनालाइज करके कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब तक हमें ये पैटर्न ना समझ में आता कि इस मंथ ज़्यादा जा रही, तो हम जड़ ना पकड़ पाते हैं। अब हम फोकस कर पाएंगे कि अच्छा इधर कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन है, वो क्यों है ना, ये जो वेरिएशन है वो क्यों आ रहा है। रेशोज की मदद कर सकते हैं, रेशो में बताना। ठीक है, जैसे कॉस्ट और सेल्स का क्या रेशो चल रहा है, कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है, सेल्स कितनी आ रही है, प्रॉफिट बन रहा है नहीं बन पा रहा है इस मंथ, वो चेक कर पाना। ठीक है, वो एनालाइज करना, परसेंटेज में आइडेंटिफाई करना कि परसेंटेज सेल्स कितनी है, 10% है मान लो, इस मंथ 10% से नीचे जा रहा है, उस मंथ 10% से ज़्यादा। मतलब हम इन सारी मेथड्स को यूज़ करके डेटा का पैटर्न समझ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि वो क्या शो कर रहा है हमें। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। हियर कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम द एनालाइज डेटा एंड रिजल्ट आर एक्सप्लेन। यहाँ पे जैसे हमने समझ लिया कि क्या शो कर रहा है कि जनवरी जो है ठीक है ऑन एन एवरेज, बट मार्च में हम डाउन जा रहे हैं, फिर हम अगस्त में डाउन जा रहे हैं। ठीक है, वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है इधर का। तो हमें अब एनालाइज जब कर लिया तो अब हम ये कंक्लूजन बना सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा पैटर्न हो रहा है। फिर हम पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ताकि हम सोल्यूशन समझ पाए कि हमें करना क्या है, हम डिसाइड क्या कर रहे हैं अब कि हम उस मंथ एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी हमने समझ लिया कि इतना डाउन जा रहा है कि वो रीज़न प्राइस नहीं है, रीज़न ये नहीं है, रीज़न हो सकता है एडवर्टीजमेंट का ही है। तो हम फिर डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, कंक्लूडिंग वेदर सेल्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड व्हाई। ठीक है, हमें समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, सेल्स बढ़ रही है घट रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस मंथ में ऐसा डाउन क्यों जा रहा है। तो हम बैठ के रिसर्च करेंगे और एंड देन हम फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज मैथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं अब हम वो समझेंगे। तो देखो, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन 2 तरीके से हो सकती है, या तो जो तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो ज़्यादा लोगों से करो, मतलब पूरी पॉपुलेशन को कवर करो, या तो आपके पास हो सकता है इतना समय ना हो, इतना पैसा ना हो, तो आप कहें कि हम सबसे नहीं कलेक्ट कर सकते, हम कुछ स्पेसिफिक लोगों से कलेक्ट करेंगे जो सबको रिप्रेजेंट कर दें। ये होता है मेथड। मतलब डिपेंड करते हैं, 2 मेथड्स हैं इसके, ये आपको याद भी करना है। 2 मेथड्स हैं इसके, कितने हैं,
दो मेथड, और ये मेथड किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं आप कैसी इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, आपके पास समय कितना है, मनी रिसोर्स कितना है, डेटा कितना सटीक चाहिए, उस पर डिपेंड करते हैं। आप देखेंगे समझेंगे। पहला है सेंसस मेथड, दूसरा है सैम्पलिंग मेथड, दैट इज सैंपल मेथड, सैंपल सर्वे मेथड, और कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे तो डेटा है ना, वो सबसे कलेक्ट किया जाता है, हर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन से। जैसे जनगणना होती है तो हर घर जाके पूछा जाता है कि कितने बच्चे हैं, क्या है, आप लोग कितने लोग हो, ठीक है। तो सेंसस मेथड वहीं से आया है कि सेंसस मेथड मतलब डेटा ईच एंड एवरी यूनिट, पॉपुलेशन की हर एक पर्सन से हम बात करेंगे, सारे आइटम को स्टडी करेंगे। ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, क्योंकि जब तुम सबको स्टडी कर रहे हो ना, तो जो भी आउटकम, जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट होगा। सपोज करो आपको अपने क्लास में सबके आपने मार्क्स पूछ लिए, तो अब आपको बिल्कुल सटीक पता चल जाएगा कि कौन टॉप कर रहा है, कौन मीडियोकर है, और किसका कितना एवरेज आ रहा है। अभी तुम सबसे ना कलेक्ट करते, कुछ से सेलेक्ट करते, तुम एकदम सटीक डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं हो सकता कुछ मिस हो गया हो इंपॉर्टेंट, है ना। सो व्हेन ये यूज कब करेंगे? जब पॉपुलेशन साइज स्मॉल हो। देखो जब स्मॉल जैसे तुम्हारा क्लास है, तो तुम आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अभी आ रही हूँ, आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप इस मेथड को कैसे अप्लाई कर पाओगे, है ना। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर ये मेथड फेल कर जाएगा। तो पॉपुलेशन सेंसस ऑफ अ कंट्री कलेक्टिंग डेटा ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ अ स्मॉल कंपनी। जैसे आपने डेटा कलेक्ट किया, कोई छोटी कंपनी है और सारे एम्प्लॉयज से आपसे बात कर लिया, फिजिबल है, कर सकते हैं, 50 लोग हैं, इतना टाइम नहीं जाएगा और डेटा एक्यूरेट आ जाएगा। मान लो आप सारे एम्प्लॉयज से, एक मिनट, हाँ थैंक यू, मान लो आप सारे एम्प्लॉयज से आपने क्या किया, आपने बात कर ली, है ना, आपने बात कर ली। आपको जैसे मानना था, पूछना था कि जो हमने अभी एब्सेंटिज्म पॉलिसी निकाली है कि एब्सेंटिज्म में फाइन लगेगा, आप कितने सेटिस्फाइड हो, तो आप सारे एम्प्लॉय से पूछ सकते हो, ताकि आप समझ पाओ कि ये पॉलिसी लागू करना है, नहीं ऐसा ना हो कि सब छोड़ के चले जाएं, है ना। तो वो फीजिबल है आपके लिए, तो वहाँ पे सेंसस मेथड लग जाएगा। एडवांटेज क्या है? एक्यूरेसी हाई रहती है, अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे हम, आते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज से। तो एक्यूरेसी हाई रहती है क्योंकि भाई तुमने सबसे डेटा कलेक्ट किया है। और डीमेरिट क्या है कि समय लगेगा, एक एक से बात करना, एक एक को बैठाना, उसे पूछना, अपना समय देना, समय टाइम इज इक्वल टू मनी एंड ऑल्सो, तो पैसा भी लगेगा। इवन अगर तुम मीटिंग सेटअप करते हो, चाय नाश्ता करते हो, तो वो भी पैसा जाएगा, इट विल टेक कॉस्ट। सैंपल मेथड क्या है? अपोजिट है। अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड ओनली फ्रॉम स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट, मतलब यहाँ पे हम डेटा सबसे कलेक्ट नहीं करते, पॉपुलेशंस के एक एक यूनिट से डेटा नहीं कलेक्ट करेंगे कि आप भी बताओ, आप भी बताओ, आप भी बताओ, नहीं, हम कुछ सेलेक्ट कर लेंगे लोगों को। जैसे मुझे सबसे डेटा नहीं पूछना है, अब इतना बड़ी पॉपुलेशन है, मैं सबसे कहाँ फिरती रहूंगी पूछते, हो सकता तब मेरी उम्र भी निकल जाएगी और रिपोर्ट बन चुकी और डिसीजन भी हो चुका, है ना। तो हमने क्या किया, एक सैंपल बना लिया कि लखनऊ में से हम सिर्फ टॉप 100 लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे और हम हर लोकेशन में 2-3 लोग पकड़ेंगे, ठीक है, जो उसको रिप्रेजेंट कर दे, उस एरिया को रिप्रेजेंट कर दे। तो हम इस तरीके का जो मेथड फॉलो करते हैं उसे कहते हैं सैंपल मेथड। होल पॉपुलेशन इज नॉट स्टडी, देखो होल पॉपुलेशन स्टडी नहीं करेंगे, सैंपल रिप्रेजेंट करेगा एंटायर पॉपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि सैंपल यहाँ पे तुम्हें ऐसा सेलेक्ट करना है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सैंपल में किसी को भी उठा लिया, बहुत टेक्निक्स होती है जो आपके स्टैटिस्टिशियन यूज करते हैं सैंपल बनाने के लिए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है यहाँ पे। कॉमनली यूज्ड मेथड है, लोग ज़्यादातर से कंपनियाँ सब लोग यही मेथड यूज़ करती है, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना लोगों से कस्टमर से बात करना पॉसिबल नहीं है। सर्विंग 500 कस्टमर आउट ऑफ 10,000 कस्टमर, मान लो 10,000 कस्टमर है, आपने 500 कस्टमर से सर्वे कर लिया, और ऐसा नहीं कि एक ही एरिया के 500 उठाएं, आपने हर एक एरिया के कुछ कुछ लोग उठाए हैं जो उस एरिया को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर दे रहे हों। समय भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी। हाँ, एक्यूरेसी उतनी नहीं होगी जितनी इसकी है, क्योंकि यहाँ सबसे कलेक्ट किया है तुमने, वहां आपने सबसे नहीं कलेक्ट किया है, तो एक्यूरेसी कम है। डेटा हो भी सकता सही निकले, हो भी सकता सही ना हो सकता है इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गए हों। सो डिफरेंस क्या है सेंसस मेथड और हमारे सैंपल मेथड में? देखते हैं। सेंसस मेथड और सैंपल मेथड में डिफरेंस है मीनिंग में।
यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन से। मतलब सेंसस मेथड से आप जो डेटा कलेक्ट करते हो वो पॉपुलेशन की हर एक यूनिट से कलेक्ट करते हो। सबसे पूछते हो सैंपल में आप रिप्रेजेंटेटिव, ये वर्ड भूल के मत आना आप कि पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन का हिस्सा जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उससे डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तभी हमारा डिसीजन हो सकता है सही जाए विद द हेल्प ऑफ सैंपल मेथड, अदरवाइज दिक्कत होगी। होल पॉपुलेशन इज स्टडीड, ओनली सेलेक्टेड सैंपल इज स्टडीड। वेरी हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी डिपेंड ऑन हाउ वेल सैंपल इज सेलेक्टेड। एक्यूरेसी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि हर यूनिट से कलेक्ट कर रहे हैं। वहां पे एक्यूरेसी ज्यादा नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है ज्यादा एक्यूरेसी? क्योंकि सैंपल जो है वो कितना अच्छे से सेलेक्ट किया इस पे डिपेंड करेगी एक्यूरेसी मेरी। वो अगर मैंने सैंपल ऐसा सेलेक्ट किया जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है तो एक्यूरेसी रहेगी कि हाँ सही है, सटीक है डेटा। अदरवाइज कहाँ से हो जाएगी? टाइम कंज्यूमिंग कम है, सॉरी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि एक पर्सन से करेंगे, बात करेंगे तो समय लगेगा। ये लेस है क्योंकि 10,000 में तुमने सिर्फ 500 ही सेलेक्ट किए, उसमें 10,000 से 10,000 से कर रहे हो। कॉस्टली है, आप मतलब जैसे अगर डोर टू डोर करते हो, आप जाके डेटा कलेक्ट करते हो तो जाने का, ट्रैवलिंग का खर्चा, खाने पीने का पैसा लगेगा। ये इकोनॉमिकल है, कॉस्ट सेविंग, कुछ लोगों से ही कर रहे हो तो इतना पैसा नहीं लगेगा। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन के लिए ऑफकोर्स सुटेबल नहीं है। ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए सुटेबल है क्योंकि आप बस सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो उससे। यूज व्हेन पॉपुलेशन इज स्मॉल, ये कब यूज करते हैं? जब पॉपुलेशन स्मॉल होती है। ये कब यूज करते हैं? जब पॉपुलेशन लार्ज होती है, क्योंकि लार्ज है तभी तो आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, अदरवाइज आप क्या करते हैं? सबसे कलेक्ट कर लेते हैं। वेरी लेस सैम्पलिंग एरर, सिंस डेटा एक एक बंदे से कलेक्ट हुआ है तो सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस कम है। यहाँ पे सैम्पलिंग एरर हो सकता है क्योंकि आपने सैंपल सेलेक्ट किया, हो सकता है सैंपल गलत हो। पॉपुलेशन सेंसस डेटा ऑफ ऑल एम्प्लॉय एग्जाम्पल है। जैसे पॉपुलेशन सेंसस होता है, हर एम्प्लॉय से डेटा कलेक्ट करना, ये क्या है? ये हमारा सेंसस मेथड का एग्जांपल है। ओपिनियन पोल्स, मार्केट सर्वे, आप देखते होंगे इलेक्शन से पहले लोगों से ओपिनियन पोल्स लिए जाते हैं कि आपको क्या लगता है इस जगह से कौन सीट लेके जाएगा, तो लोग अपने ओपिनियन बताते, सबसे नहीं पूछते, वो कुछ लोगों से पूछते हैं, वो बताते हैं कि हाँ हमारे यहाँ जो माहौल है उसके हिसाब से इस पार्टी को वोट जाएगा, है ना। उस बेसिस पे हम एक ओपिनियन नहीं बनाते हैं वो चुनाव होने से पहले कि इस बार इस पार्टी इतने वोट से जीत सकती है। वो कैसे होता है? वो सैंपल के बेसिस पे तो हम डिसाइड कर रहे होते हैं, सबसे नहीं पूछ रहे होते हैं। ठीक है, मार्केट सर्वे कंपनियां करवाती हैं तो सैंपल बेस पे करवा लेती हैं अगर पॉपुलेशन ज़्यादा कवर करनी है उसको। तो ये था आपका दो मैथड, दैट इज सेंसस एंड सैंपल मैथड। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। जो मैंने आपको बताया कि डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो या सेकेंडरी डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के दो सोर्स है, एक प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। और प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो फर्स्ट टाइम, ये अंडरलाइन करो, फर्स्ट टाइम इन्विजिलेटर जो है वो कलेक्ट करता है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट होता है। मुझे जानना है कि मेरे प्रोडक्ट जो मैं लॉन्च करने वाली हूँ वो कितने कस्टमर पसंद कर सकते हैं, कितने लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं जो उस ब्रांड पे स्विच कर जाएंगे हेल्दी मार्केट में, मुझे ये जानना है। उसके लिए मैंने क्या किया, डेटा को पहली बार ही कलेक्ट किया, क्योंकि इससे पहले हो सकता है मुझे जो रिपोर्ट है मैं उस पर रिलाई नहीं करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि मैं खुद ही कलेक्ट करूँगी, तो मैंने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया, खुद से कलेक्ट किया। मैंने डोर टू डोर गई, मैंने पूछा, इंटरव्यू किया, सर्वे फॉर्म भरवाए, किसी भी तरीके से। तो मैंने डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि मुझे वो चीज़ जाननी थी। तो इन सिंपल वर्ड प्राइमरी डेटा इज इक्वल टू फ्रेश डेटा विच इज नॉट कहीं अवेलेबल, ये मैंने इंग्लिश में, विच इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर। ठीक है, उसको लिखो, नॉट अवेलेबल, विच इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर। ऐसा डेटा जो फ्रेश डेटा है, आपने पहली बार कलेक्ट किया है और वो कहीं पहले से अवेलेबल नहीं था, आपने खुद से कलेक्ट करा है। ठीक है, डायरेक्टली आपने कलेक्ट किया है फ्रॉम सोर्स, इसीलिए ये रिलायबल भी होता है, ओरिजिनल भी होता है, क्योंकि आपने खुद कलेक्ट किया है। तो आप उस पर डिपेंड हो सकते हो, ऐसा नहीं किसी और ने किया है तो भाई थोड़ा सा लगता है कि यार पता नहीं कैसे किया वो कलेक्ट, आपने खुद किया तो आप भरोसा कर सकते हो, और ओरिजिनल फॉर्म है, रियल फॉर्म है उसका। ठीक है, तो फीचर्स क्या है इसके? डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है,
स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट होता है, ओरिजिनल और ऑथेंटिक होता है, भरोसे लायक होता है, ओरिजिनल होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है, और एक्यूरेट होता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। एक एक पर्सन से जाके बात करना, डेटा कलेक्ट करना इज नॉट हलवा, समय लगेगा, कॉस्ट लगेगी, तो वो है। तो प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं कितने मेथड से। देखो बेटा, मेथड जो है ना वो डिटेल में भी आपको पढ़ने होंगे, है ना। मतलब हो सकता है इस मेथड की मेरिट डिमेरिट आए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आप अपने एंड पे इसको रीड करना अपने बुक से अगर है तो। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, और वो इतनी आसान चीज़ है कि आप खुद भी इमेजिन करते हो। मैं तो बोलूँगी कि आप एक बार रीड करके अपने आप से लिख के आना पेपर में, क्योंकि आप खुद डे टू डे लाइफ में उसको क्या करते हो, फील करते हो, उसको जीते हो कह सकते हैं। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पहला मेथड है, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पर्सनली लोगों से मिलता है और डेटा कलेक्ट करता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप जाते हो शॉप वॉप, है ना, मॉल वॉल जाते हो, तो वहाँ पे शॉपकीपर खुद आता है और आपसे पूछता है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, आपका ओपिनियन क्या है, आप ये परचेस कर रहे हैं, आपका क्या है ओपिनियन। तो वो आपसे खुद कलेक्ट कर रहा है। इन्विजिलेटर खुद जाके जब लोगों से डेटा कलेक्ट करता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन। कंपनी का ओनर खुद डेटा कलेक्ट करता है, खुद फीडबैक कलेक्ट करता है कस्टमर से। जैसे कस्टमर से आपने खुद डेटा कलेक्ट किया जाके, तो वो क्या है, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा हो सकता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब डेटा आपने नॉलेजेबल पर्सन से कलेक्ट किया, मतलब आपने कस्टमर से डायरेक्टली जाके डेटा नहीं कलेक्ट किया, आपने शॉपकीपर, जैसे मॉल में लोग होते हैं जो खड़े रहते हैं रैक के पास, आप उसके पास गए और आपने पूछा कि आप ये बताओ कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लोग क्या लेके जाते हैं, तो वो आपको बताएगा कि यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को लेके जाते हैं। तो जब आप उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं गए आप, ना आप गए, ना हो सकता आपने जो लोग स्किल्ड हायर करे हों, स्किल इन्वेस्टिगेटर जो पूछेंगे, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा, बल्कि आपने इनडायरेक्टली किससे पूछा, वहाँ के शॉप कीपर से पूछ लिया जो वहाँ पे देख रहा है चीज़ों को, उससे आपने जानने की कोशिश करी। क्वेश्चनर मेथड, आपने एक क्वेश्चनर फिल करा दिया लोगों से। आप जैसे फॉर्म सर्वे देखते हो, एक आपको लोग बोलते नहीं कि सर्वे कर दीजिए, उसमें कुछ टिक मार्क लगाना होता है, स्टार देने होते हैं, करते हो ना, तो उस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट करवाया, मतलब पूछा नहीं, एक क्वेश्चनर दे दिया उनको जिसमें क्वेश्चन आंसर करने हैं उनको, और वो हो रहा है। इंटरव्यू मेथड, फेस टू फेस टेलीफोनिक इंटरव्यू, आप कॉल पे लोगों से पूछ सकते हो, फीडबैक ले सकते हो कि आपके प्रोडक्ट को लेके वो क्या फील कर रहे हैं, है ना, फेस टू फेस। जैसे यहाँ पे आपको HR इंटरव्यू, एम्प्लॉय, मान लो हो सकता है आपको बिजनेस में एम्प्लॉय हायर करने हैं, उसके लिए आप इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, ताकि डिसाइड कर पाओ कि कौन सा हमें हायर करना चाहिए, इससे बेस्ट है आप यहाँ पे लिखो मैनेजर या इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यूइंग कस्टमर ऑन कॉल, ठीक है, वो ज़्यादा सुटेबल है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ये प्राइमरी डेटा के सोर्स हैं, ठीक है, खुद से पूछना, इनडायरेक्ट आपने कस्टमर से ना पूछ के वहाँ का जो केयर टेकर उससे पूछा, क्वेश्चनर मेथड, इंटरव्यू मेथड, दिस। नेक्स्ट, इसमें और प्राइमरी मेथड में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इससे क्वेश्चन आता है, तो हम इसको देखते हैं। तो एडवांटेज क्या है प्राइमरी डेटा की, सबसे पहले तो आपको भी समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट किया है तो ये ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, ठीक है। दूसरा, एक्यूरेसी हाई होती है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा कलेक्ट करता है, तो जो गलत होने के चांसेस हैं वो कम होते हैं। स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है, अब आपका जो भी पर्पस, आपको जो भी जानना है आप उसके लिए डेटा कलेक्ट करोगे। रिलायबल डेटा, डायरेक्ट सोर्स मीन्स डेटा कैन बी ट्रस्टेड, आपने खुद डेटा कलेक्ट किया है ना, अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया, तो आपको पता है कि आपने किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया, तो आप उसमें भरोसा कर सकते हो। अप टू डेट इंफॉर्मेशन, आपके आज की सिचुएशन की इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब आपने डेटा आज के टाइम कलेक्ट किया है तो आज की अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, ऐसा नहीं कि पिछले 10 साल का डेटा आपके पास आया है, आज के टाइम पे क्या कस्टमर का ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न है, वो आपने कलेक्ट किया, अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल पाती है। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, ऑफ कोर्स डेटा कलेक्ट कर रहे हो, समय लगेगा। कॉस्टली मेथड, सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चनर्स प्रिंट करवाना, लोगों को बैठाना, उसको डिज़ाइन करवाना, उसमें भी समय लगेगा, सर्वे करना, फॉर्म भरवाना, कलेक्ट करना, पैसा लगेगा, तो है। लिमिटेड कवरेज, ज़्यादा लोगों तक नहीं जा सकते हो,
ठीक है, पॉपुलेशन की कवरेज उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी कि सबसे ज़्यादा की पूछो, तो उतनी लिमिटेड है, अब कुछ लोगों तक ही पहुंच पाओगे, सैम्पलिंग कर पाओगे, डेट्स इट। रिक्वायर स्किल इन्वेस्टिगेटर, अच्छा जो लोग पूछेंगे डेटा को कलेक्ट करेंगे पढ़े लिखे होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कस्टमर को कैसे अप्रोच करना है, उसे कैसे पूछना है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, तो दे शुड बी स्किल्ड। नॉट ऑलवेज फीजिबल, हमेशा फीजिबल नहीं होती कि आप प्राइमरी डेटा यूज़ कर पाओ, है ना। बहुत बार होता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है आपके पास कि आप बहुत सारे पॉपुलेशन को कवर कर पाओ और सबसे डेटा 1-on-1 जाके पूछ ही पाओ, आपके पास उतना समय नहीं होता या आपके पास उतना बजट नहीं होता, तो उस सिचुएशन में आपका ये जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना एक मेथड है वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज आपकी प्राइमरी डेटा की। नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये वो डेटा होता है जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर रखा है, मतलब हमने नहीं कलेक्ट किया, किसी और ने कलेक्ट कर रखा है, किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट कर रखा है और हम उसको अब यूज करेंगे। मतलब जैसे मेरा बजट नहीं है, मुझे नहीं कलेक्ट करना डेटा, मैंने कहा कि रिपोर्ट्स जो हैं जो पहले प्रीवियस कंपनी की थी हम वो उठा के आज यूज कर सकते हैं, या हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट भी अपने सर्वे कराती रहती है, हम वो डेटा उठा के यूज कर लेंगे। तो मतलब उसने कलेक्ट किया था अपने पर्पस के लिए लेकिन हम आज यूज कर रहे हैं अपने लिए, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। वो डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने नहीं कलेक्ट किया। The data is already available in some source. The investigator does not collect the data himself by using the existing data. He use the existing data. खुद से डेटा कलेक्ट नहीं करता है। तो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, किसी और ने कलेक्ट किया होता है, किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया होता है, हमें मिल ही जाता है इजीली, हमारा समय भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है, हमें कलेक्ट नहीं करना है। हाँ, लेस एक्यूरेट हो सकता है और आउटडेटेड हो सकता है। गवर्नमेंट ने 5 साल पहले वो सर्वे करवाया था, आज के हिसाब से वो रेलिवेंट नहीं भी हो सकता है। दूसरा, उसने अपने पर्पस से कराया था, पता नहीं कैसे मेथड यूज करे थे, लोग जो कर रहे थे वो सही करे हैं डेटा कलेक्ट के नहीं, तो हमें थोड़ा बहुत डाउट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि डेटा मिलेगा कहाँ से। क्वेश्चन आएगा कि सेकेंडरी डेटा आएगा कहाँ से मिलता है, किसने कलेक्ट किया, कहाँ पे कलेक्ट किया, कहाँ से मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट, गवर्नमेंट अपने सर्वे करती रहती है, पॉपुलेशन की सर्वे, ठीक है, इनकम की सर्वे, तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट से मिल जाएगा, गवर्नमेंट वेबसाइट से मिल जाएगा तुम्हें। सेंसस रिपोर्ट, जनगणना रिपोर्ट, ये जो है इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट है वो सब अपने वेबसाइट पे डालती है। बुक्स एंड जर्नल यूज़ कर सकते हो, मैगजीन्स में जो डेटा आया है वो आप उठा सकते हो, वेबसाइट्स पे जो डेटा अवेलेबल है, मतलब जो पब्लिश हो गया डेटा जो सब लोग देख सकते हैं वो सोर्स उठा लो, या फिर अनपब्लिश तुम्हारे कंपनी के खुद के रिकॉर्ड्स जो रखे हुए हैं, तुम्हारे ऑफिस की फाइल, रिसर्च रिपोर्ट, डायरीज, लेटर्स, इन सबको उठा के आप डिसीजन ले सकते हो, आप डेटा को गो थ्रू कर सकते हो, है ना, यहाँ से डेटा आपके पास आ सकता है। तो a company want to study market trend, instead of doing a fresh survey it use previous year sales report, industry report and government economic data। एग्जाम्पल देखो, एक कंपनी है जो मार्केट ट्रेंड को पढ़ना चाह रही है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, अब उसके पास यह समय नहीं है कि वो फ्रेश डेटा कलेक्ट करे, तो उसने क्या किया, प्रीवियस ईयर की सेल्स रिपोर्ट उठा ली ताकि समझ पाए कि प्रीवियस ईयर क्या सेल्स आई थी, किस मंथ ज़्यादा थी, क्या ट्रेंड चल रहा है ना, वो आइडिया लग जाए उसको। इंडस्ट्री की रिपोर्ट उठा ली कि इंडस्ट्री में क्या अप डाउन चल रहे हैं, क्या चल रहा है सिनेरियो, या इकोनॉमिक डेटा, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक डेटा उठा लिया और उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगी कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और हमें कैसे काम करना है, ठीक। तो इसके एडवांटेज सबसे पहले तो देखो ईजी टू कलेक्ट है, डेटा ऑलरेडी अवेलेबल, तुम्हें बस उठाना है। टाइम सेविंग है, तुम्हें खुद से नहीं कलेक्ट करना तो तुम्हारा समय बचेगा। कॉस्ट इफेक्टिव, ना तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत है कि इन्वेस्टिगेटर हायर करो, उनको सैलरी दो, उनसे डेटा कलेक्ट कराओ। वाइड कवरेज, डेटा जो है वो लार्ज एरिया का होता है और लॉन्ग पीरियड के लिए अवेलेबल होता है। यूजफुल फॉर कंपैरिजन, आप पास डेटा अगर आपको मिल जाता है तो आप ट्रेंड को एनालाइज कर पाते हो कि अच्छा उस साल 3 साल का आपने डेटा उठा लिया, आप देख रहे हो कि सेल का ट्रेंड क्या चल रहा है, हर साल सेल्स बढ़ रही है या हर साल सेल डिक्लाइन होती नजर आ रही, तो हम आगे की स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर लें। डिसएडवांटेज क्या है, रिलायबल नहीं है यार, डेटा जो है वो अलग पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया है, मतलब गवर्नमेंट ने जैसे डेटा जो है वो जनरल पर्पस के लिए कलेक्ट किया था, अपने पर्पस के लिए किया था, मेरा पर्पस अलग है एज अ कंपनी, तो मेरे लिए वो मैं उस पर इतना डिपेंड नहीं हो सकती है ना कि पूरी तरीके से मैं उस पर ही डिसीजन ले लूँ अपना। मे बी आउट डेटा, जैसे डेटा है पुराना है, पिछले साल का है, उसके 5 साल का है, 4 साल का है, जितना भी है,
आज का मुझे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अब ओल्ड डेटा उतना मेरे लिए कैसे यूज हो सकता है? नॉट सुटेबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मे नॉट मैच इन्वेस्टिगेटर ऑब्जेक्टिव। मुझे यूथ का पैटर्न जाना है कि यूथ की लाइफस्टाइल पे क्या ग्रो हो रहा है, क्या वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं। और जो डेटा अवेलेबल है मान लो गवर्नमेंट का, वो पूरी पॉपुलेशन का है, उसमें ऐसा कुछ यूथ के बारे में नहीं स्पेसिफिकली मेंशन है, तो मेरे पर्पस को नहीं पूरा कर रहा है वो। एक्यूरेसी डाउटफुल, भाई वो डेटा कैसे कलेक्ट किया गया है, किन लोगों को लगाया, उन्होंने सही से किया नहीं किया, मुझे तो डाउट रहेगा ना। मैं करूँ तो मुझे पता है कि हमने क्या यूज़ किया है, उस पर हमें डाउट रहेगा। इनकम्प्लीट डेटा, रिक्वायर्ड डिटेल हो सकती है मिसिंग हो, मतलब जो डिटेल मुझे चाहिए हो सकता है वो मुझे ना मिले डेटा में उनके, ठीक है। ये भी पॉसिबल होता है कि जैसे मान लो गवर्नमेंट ने जो डेटा उठाया वो पूरे पॉपुलेशन का उठाया, और मुझे जो चाहिए था वो जाना था कि सिटी वाइज पॉपुलेशन की का सेगमेंट कितना है, उसका सिटी वाइज क्या कलेक्शन है, मान लो सेल्स का पैटर्न क्या है, तो मेरे लिए वो काम ही नहीं आएगी, इनकम्प्लीट है मेरे लिए। अगर उसमें उस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती तो शायद मुझे वो यूजफुल लगती, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की, अब इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, ये लास्ट है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, पहला है साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेना, क्योंकि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में जब भी हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम डेटा कलेक्ट करके ले रहे होते हैं। डेटा हमने प्राइमरी डेटा सोर्स से कलेक्ट किया हो, सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट किया हो, जैसे भी कलेक्ट किया हो, हमारे पास डेटा आया है, उस डेटा के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। तो हम अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हैं, हम डेटा पे फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं हमें क्या करना है। तो स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड साइंटिफिक बेसिस फॉर डिसीजन इंस्टेड ऑफ गेस वर्क। हम गेस नहीं कर रहे कि हाँ कंपटीशन की वजह से सेल्स जो है गिरी है, एक काम करो कंपटीशन से लड़ने के लिए टेक्निक्स ढूंढो, पैसा लगाओ जितना लग सके और बढ़ाओ, हो सकता है कि उस वजह से हुआ ही ना हो। तो हम जब डेटा को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस वजह से सेल्स गिरी है, और फिर हम उस वजह से क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। जैसे सेल्स गिर रही है, क्यों गिर रही है, क्या रीज़न है, वो हम समझ पाएंगे जब हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या रियल नेचर क्या है, क्यों हो रही है प्रॉब्लम, मतलब एग्जैक्ट रीज़न फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्यों सेल्स गिर रही है। हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, ये इसका एग्जाम्पल है। हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन मतलब कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन हमें हेल्प करती है, बिजनेस को कहो या गवर्नमेंट को कहो, हेल्प करती है पॉलिसी बनाने में और प्लानिंग करने में। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन हेल्प बिजनेस एंड गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसी। गवर्नमेंट और बिजनेस दोनों लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करके इन सब के थ्रू चीज़ें प्लान कर सकते हैं कि फर्दर उन्हें क्या पॉलिसी बनानी है, ठीक है, क्या हमें स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। जैसे बिजनेस ने पास्ट 5 ईयर का सेल्स डेटा उठाया, उसको स्टडी करा, तो उसको समझ में आया कि ट्रेंड क्या चल रहा है, अब उसको समझ में आ रहा है कि हमें आगे क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, हम क्या प्लान करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प भी करेगी। हेल्प इन फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड, हमारे पास मान लो पास्ट सेल्स डेटा है तो हम एक ट्रेंड समझ पाएंगे कि हाँ हर साल जो है वो सेल्स इतने इतने मार्जिन से बढ़ रही है, ये ट्रेंड चल रहा है ना। हेल्प इन कंपैरिजन, जब डेटा हमारे पास अलग अलग टाइम का सिचुएशन का होगा तो हम उसे कंपेयर भी कर पाएंगे, किसमें जैसे कंपेयर कर पाएंगे लास्ट ईयर का प्रॉफिट आज के प्रॉफिट से। तो जब डेटा ही नहीं होगा तो तुम ना कंपेयर कर पाओगे ना ट्रेंड समझ पाओगे। हेल्प इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे हमने डेटा को एनालाइज किया, हमें पता चल रहा है कि हमारे जो गुड्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि वेस्टेज कम हो, रिसोर्स अच्छे से यूज हो, उतना ही हमारा जितना मार्केट के लिए डिमांड है। हमें पता चल रहा है कि मार्केट की डिमांड हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी बना दे रहे हैं अमाउंट में, जिस वजह से हमारा रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। तो हम फिर फोकस करेंगे कि भाई जो सेल्स पैटर्न ट्रेंड समझ में आ रहा है कि उस साल इतने से ही सेल्स बढ़ सकती है, इस साल यही स्कोप है, तो उतना ही हम इन्वेस्ट करेंगे। यूजफुल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन रिसर्च वर्क के लिए ज़रूरी है, रिसर्च करना, फाइंड आउट करना कि क्या फैक्ट्स हैं, ठीक है, और कंक्लूजन ड्रॉ करना। जैसे आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपने मार्केट रिसर्च करी, ये पता लगाने के लिए कि प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, लोगों का क्या ओपिनियन है, फिर हमने डिसाइड किया कि लॉन्च करना है नहीं करना है ना। तो रिसर्च में भी हमें हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन। तो ये है इसके एडवांटेजेस कि क्या इसके हमें फ़ायदे हैं, क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो ये था आपका चैप्टर जो था यूनिट
1 में, और हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आप समझ पाए हैं और यूनिट 1 की पूरी थ्योरी जो है वो कवर हो गई है। अपने एंड पे जो भी छोटी मोटी चीज़ें वो और देख लेना, दैट्स इट। राइट, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।